दोस्तों 21 जुलाई 2023 एक बहुत ही अवेटेड मूवी जो है लॉन्च हुई है। इसका नाम है ओपनहेमर। और दोस्तों आज के वीडियो में आपको इसकी पूरी कहानी हम बताने वाले हैं। ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री के उस दौर में आपको लेकर चलेगी कि आप खुद वो दौर जी रहे हैं ऐसा आपको फील होगा। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है रॉबर्ट ओपनहीमर। ये बंदा एक साइंटिस्ट था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट था। और बात है 1930 की। ये साइंस की फील्ड में बहुत ही एक्टिव हो गया था। और दोस्तों आगे चलकर ये अमेरिका में एक बहुत ही पॉपुलर पर्सन बन गया। अपने फील्ड में बहुत पॉपुलर था और इसने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था, जिसकी पैदाइश काफी तरीके से देखने को मिली। और इस बंदे की जनरल नॉलेज ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही खराब थी। तो दुनिया में क्या चल रहा है पॉलिटिक्स के बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। और दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि जब 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो बहुत सारे जर्मनी में ऐसे साइंटिस्ट थे, कुछ लोग थे जिनको अपने लिए डर लग रहा था कि यहाँ उनको खतरा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने जर्मनी से भागना शुरू कर दिया। कुछ जर्मन साइंटिस्ट आ गए थे अब अमेरिका में। उनमें से एक बहुत पॉपुलर नाम है एल्बर्ट। उनको पता था कि जर्मनी में कुछ न्यूक्लियर रिसर्च हो रहा है और बॉम्ब बनाने की तैयारी की जा रही है। तो उन्होंने फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को कांटेक्ट किया। अब ये साइंटिस्ट ने उन्हें कहा कि देखिए जर्मनी में ऐसा कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, वो लोग कभी बम बना लेंगे तो हमको भी अमेरिका में कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना चाहिए। और इसलिए फिर जब अमेरिका की एंट्री हुई वर्ल्ड वॉर 2 में 1914 दिसंबर में जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ, उसके बाद 1942 में रूजवेल्ट ने इस बात की अनुमति दे दी कि अब हम भी एक प्रॉपर न्यूक्लियर रिसर्च करके एटॉमिक बम बनाएंगे। जो ये पूरा बॉडी बनाने की जो संस्था थी, इसमें नेशनल रिसर्च कमेटी जो थी, उन्होंने ओपनहाइमर को इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया? क्योंकि ओपनहाइमर ऑलरेडी थियोरेटिकल फिजिक्स में उनका नाम था, वो पॉपुलर उनका नाम था। और उन्होंने इनवाइट किया गया कि यहाँ पे वो आए और हमने जो बम का जो आइडिया बनाया, इस बम को हम फिशन करने वाले हैं। अब फिशन रिएक्शन में उनका जो न्यूट्रॉन चेन रिएक्शन होगा, आपको उसको स्टडी करिए और हमको बताइए कि ये सही हो रहा है या नहीं। अब आपकी जो राय है, इसको 1942 में ही जून के महीने में यूएस आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और इसके साथ साथ इसके प्रोसेसेस को भी टेक ओवर कर लिया। इसको फिर नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दोस्तों इसका नाम एग्जैक्टली मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्यों था, इसका भी एक रीजन है। इसकी कहानी जो है वो बहुत ही अलग है, तो इसके साथ हम लिंक नहीं करेंगे। बट आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट, वहाँ की मिलिट्री चाहती नहीं थी कि किसी भी नॉर्मल जनता को पता चले कि यहाँ पे इतना बड़ा एटॉमिक बम जो है वो बन रहा है। इसलिए उन्होंने इस बम को बनाने की फैसिलिटी को बनाया न्यू मैक्सिको में। और इस फैसिलिटी के डायरेक्टर ओपनहाइमर को डायरेक्टर बनाया गया। ओपनहाइमर को डायरेक्टर बनने के बाद ओपनहाइमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि जितना उनके पीछे रिसर्च किया है, न्यूक्लियर रिसर्च, उन सब को यूज करके एक कॉम्पैक्ट, एक ऐसा बम बनाया जाए जिसको एक एरोप्लेन से अमेरिकन आर्मी जो है वो गिरा सके अपने टारगेट पे। और यही इनका मेन पर्पस था, क्योंकि यहाँ पर साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे, यहाँ पर मिलिट्री भी काम कर रही थी और ओपनहाइमर का ओवरऑल वो इंचार्ज थे। और इनको इंश्योर करना था कि उनके साइंटिस्ट सेफली और सिक्योर तरीके से आर्मी के लोगों के साथ काम कर सके, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही अजीब सा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं उनका काम होता है सिर्फ रिसर्च के बारे में ध्यान देना और बम कैसे काम करेगा उसके बारे में ध्यान देना। बट जो मिलिट्री के जो लोग थे उनको ये इंश्योर करना था कि बम सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच सके, वो सेफ रहे और उनके आसपास की सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये दोनों टीम दोनों साथ में काम करे। और बहुत रिसर्च के बाद जब 1945 में 3 साल के बाद जुलाई 16 इन लोगों ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इस एटॉमिक बम का। इसको कहते हैं ट्रिनिटी टेस्ट। और इसलिए देखिए जो मूवी है वो जुलाई में ही रिलीज हुई। जब ये पहला टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और पहला एटॉमिक बम एक्सप्लोर हुआ तो ओपनहाइमर ने ये लाइन कही थी कि नाउ आई बिकेम द डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और दोस्तों आपको अगर पता नहीं है तो आपको बता दे कि ये लाइन ओपनहाइमर ने भागवत गीता से ली हुई थी। और इसी लाइन को उन्होंने यहाँ पर भी कोट किया था। उन्होंने पहली बार इस एटॉमिक बम को डेटोनेट किया तो क्योंकि ओपनहाइमर जानते थे कि ये बम ऐसा है जो पूरे शहरों को तबाह कर सकता है। और इसके बाद ओपनहाइमर ने ये लाइन अपने इंटरव्यू में भी कही थी, इसलिए ये लाइन बहुत ही पॉपुलर है। दोस्तों 1945 जुलाई 16 को जब ये टेस्ट कंप्लीट हुआ तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, क्योंकि रूजवेल्ट की डेथ हो चुकी थी और हैरी ट्रूमैन वो समय अमेरिका में नहीं थे,
वो थे यूरोप में, और यूरोप में इसलिए थे क्योंकि जो वॉर चल रहा था वो यूरोप में खत्म हो चुका था। जर्मनी के हार हो चुकी थी और तीनों जो बड़े लीडर थे, यानी कि अमेरिका के ट्रूमैन, सोवियत यूनियन के स्टालिन और ब्रिटेन के चर्चिल, ये लोग अब कॉन्फ्रेंस में थे कि जर्मनी में इन्होंने जो मुलाकात की थी ये डिसाइड करने के लिए कि जर्मनी के साथ अब क्या किया जाएगा। जब उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी थी और जर्मनी को कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, पोलैंड का क्या होगा, जापान के साथ कैसे डील करना है, ये सारी जो वो लोग बातें कर रहे थे, इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने एक पोस्ट एंड डिक्लेरेशन किया। 16 जुलाई को ही टेस्ट के बाद इस डिक्लेरेशन में उन्होंने जापान से ये कहा कि आप अभी सरेंडर कर दें। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपको जैसे रहना है रहने दिए जाएंगे और आपको जैसे सरकार चलानी है वो आपको अलाउ किया जाएगा। ये सारी बातें की गई और अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो आपको बहुत सारी तबाही यानी कि डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन पोस्टर कॉन्फ्रेंस में इसलिए किया गया था क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास अब ये एटॉमिक बम है जिसको लोग जापान में यूज कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली जापान ने सरेंडर नहीं किया और फिर 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम गिराए गए। ये वही थे जिनको ओपनहाइमर ने नेतृत्व में बनाया गया था। और दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हिरोशिमा और नागासाकी में मिला के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी और इसी वजह से पहली बार दुनिया में देखा एटॉमिक बम कितने ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। इतने डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद ओपनहाइमर को बहुत रिग्रेट हुआ और इस समय उनको लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसे हथियार को बनाया, एक ऐसे हथियार को जन्म दिया है जिससे कोई भी देश गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद इस बात को बोल दिया कि इससे आगे अब वो कोई भी और एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे। तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो ही चुका था। इसमें एलिट कंट्रीज जैसे कि अमेरिका की जीत हो चुकी थी। बट अभी ये स्टोरी यही खत्म नहीं हुई। वो वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म होने के तुरंत बाद एलिट कंट्रीज जो थी अमेरिका और सोवियत यूनियन, इनके बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और ये था कोल्ड वॉर। इसलिए क्योंकि इसमें एकदम ऊपर शामिल नहीं हो रही थी बट अंदर ही अंदर इनमें बहुत टेंशन थी। इनके बीच में 2 कंट्रीज के बीच में बहुत सारे जासूस थे जो एक दूसरे के सीक्रेट्स निकाल रहे थे और कांस्टेंट टेंशन जो है वो हो रही थी। कोई भी कंट्री अब दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन फायर कर देगा ऐसा डर बना रहता था। और इन सब के बीच 1949 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो लोग एक फ्यूजन बेस्ड हाइड्रोजन बम बनाएंगे और ओपनहाइमर ने कहा कि वो इस बम के साथ और इसके साथ जो भी पूरा प्रोसेस है वो इसके साथ नहीं जुड़ेंगे। और उन्होंने बम की बहुत ही निंदा की कि इससे और डिस्ट्रक्शन होगा और ये बात ऑब्वियसली अमेरिकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। अब ये बात आप भी इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके देश की सरकार कुछ करना चाहती है, वो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन करना चाहती है और अपने लोगों को बचाना चाहती है और कोई इंसान इसका विरोध कर रहा है तो ये समझना बिल्कुल लाजमी है कि सरकार उस इंसान से नाराज हो जाएगी। और यही चीज ओपनहाइमर के साथ हुई। सरकार ने फिर उसके ऊपर जासूस लगा दिए। दोस्तों, यहाँ तक कि FBI ने अपनी वॉच लिस्ट में इनको डाल दिया और इसी वजह से वो कहाँ जाते हैं, किनसे मिलते हैं, कहाँ बैठते हैं, इन सब बात पे उन्होंने नजर रखनी शुरू कर दी। और उन्होंने फिर धीरे धीरे जनता के सामने ये बताना शुरू किया कि ये बंदा कम्युनिस्ट है और ये साबित करना शुरू कर दिया कि उनका उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो कम्युनिस्ट पार्टी है। हालांकि कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था इन्होंने और ऑफिशियली उनके साथ नहीं हुआ था, बट कुछ ऐसी चैरिटीज भी थी, जो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके साथ ये जुड़ा हुआ था। और यही बातों को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने कुछ सालों बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1954 में एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए कि ये आदमी जो इतना इंपॉर्टेंट रहा है अमेरिका के न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम के अंदर, अगर वो बंदा गद्दार है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। और इस इंक्वायरी में ये पता करना था कि क्या ये बंदा सच में गद्दार है और क्या ये बंदा कम्युनिस्ट है। और दोस्तों, इस इंक्वायरी में निकल के ये बात सामने आती है कि ये बंदा जो है वो कम्युनिस्ट नहीं था, बट इनके साथ जुड़े हुए जो लोग थे, जो कुछ उनके दोस्त थे, वो कम्युनिस्ट थे। और ये ओपनहाइमर एक सच्चा देशभक्त, सच्चा अमेरिकन था। हालांकि इस इंक्वायरी के बाद उनको देशद्रोही या गद्दार तो नहीं पाया गया, बट ये जरूर देखा गया क्योंकि इस बंदे की एसोसिएशन थी कम्युनिस्ट लोगों के साथ, इसलिए इसकी जितनी भी गवर्नमेंट पोजीशन थी इनको इनसे दूर कर दिया गया। इनके जो भी VIP कनेक्शंस थे, जो भी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थे, वो सारे ले लिए गए। बट इस पूरे प्रोसेस में ओपनहाइमर को जनता का बहुत सपोर्ट मिला और साइंटिफिक कम्युनिटी में, इसलिए ओपनहाइमर जो है वो एक हीरो की तरह माना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि ओपनहाइमर बहुत ही हैवी स्मोकिंग करता था, इसलिए 1967 में थ्रोट कैंसर से उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, ये थी ओपनहाइमर मूवी की जो है पूरी कहानी, और ये जो इतिहास रहा है, ये इतिहास भी आपके सामने हमने 10 मिनट के अंदर रख दिया। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मूवी के बारे में और जो मूवी जो हमने एक्सप्लेन करी इसके बारे में?
अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें।